माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, आज हम लोग कक्षा 11 के फिजिक्स का ये सेकंड वीडियो आपका है और जहां तक फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ाया था उसके आगे का ये है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उनसे अनुरोध है कि ये वीडियो देखने से पहले वो लोग पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है हम लोग उस वीडियो को आप देखें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक बच्चों, देखिए इसमें आता है तो फिजिक्स का जो मेन अगर आप कहेंगे मतलब ये जो सिद्धांत बताने में चल रहे हैं जिसका नाम है चिरसम्मत का सिद्धांत है। क्या नाम है? चिरसम्मत का सिद्धांत है। जैसे कहते हैं चिरकाल से है। ठीक है, मतलब जो और चिरकाल तक ऐसे करें भाई, चिरकाल तक रहेगा ये। तो ऐसा मत या सिद्धांत है जो हमेशा के लिए रहे, उसे बोले तो मतलब उसे चिर कहा जाता है, चिरकाल के लिए। तो इसमें 3 साइंटिस्ट थे, न्यूटन, आइंस्टीन और गैलीलियो। न्यूटन, आइंस्टीन और गैलीलियो। तो इन लोगों ने मिल करके अपना एक सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत पे मान पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी डिपेंडेंट है, पूरी साइंस बोल सकते हैं आप। ये सिद्धांत है क्या? तो इसमें बताया गया था कि ब्रह्मांड में केवल और केवल उसी पिंड का अस्तित्व हो सकता है। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पर कि ब्रह्मांड में केवल और केवल उसी पिंड का अस्तित्व हो सकता है जिसकी चाल प्रकाश की चाल से कम हो। ध्यान दीजिएगा, जिसकी चाल प्रकाश की चाल से कम हो और जिसका आकार, 2 चीज है, प्रकाश की चाल और दूसरा है आकार, और जिसका आकार 10⁻⁶ मीटर की कोट से अधिक हो। ठीक है, आगे हम आप लोग कोट के बारे में बताएंगे कि कोट होती क्या है। तो कहा जाएगा चिरसम्मत के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में केवल और केवल उसी पिंड का अस्तित्व हो सकता है जिसकी चाल प्रकाश की चाल से कम हो, जिसकी चाल प्रकाश की चाल से कम हो और जिसका आकार 10⁻⁶ मीटर की कोट से अधिक हो। मतलब कि अगर हम इस संसार में है तो सेवर सी बात है कि हमारी चाल प्रकाश की चाल से कम है। क्या हम प्रकाश की चाल से तेज चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। और क्या हमारा आकार इससे कम है? नहीं है। तो इसलिए तो हम संसार में हैं। मतलब कि अगर किसी पिंड का आकार इससे भी कम हो गया तो रहेगा नहीं, और चाल अगर इससे ज्यादा हो गया तब भी नहीं रहेगा। तो कहा गया कि प्रकाश से तेज चलने वाला ना तो कोई था, ना तो कोई है और ना ही तो कोई होगा। इसी सिद्धांत पे मतलब ये चीज बताई गई है। अब आगे हम पढ़ाएंगे आप लोग अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, कहीं गामा की लड़ी होती है, इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ अभी बाद में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पर देखिए कि चिरसम्मत सिद्धांत क्या हुआ कि ब्रह्मांड में केवल और केवल उसी पिंड का अस्तित्व हो सकता है जिसकी चाल प्रकाश की चाल से कम हो और जिसका आकार 10⁻⁶ मीटर के कोट से क्या हो, अधिक हो। यही है चिरसम्मत का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इसमें हम आगे हम लोग आते हैं कि एक होता है कि द्रव्य, मैटर। द्रव्य क्या होते हैं? तो इसमें कहा जाएगा द्रव्य वह होते हैं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। द्रव्य वे होते हैं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें द्रव्य यानी पदार्थ कहलाती है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? 5 हैं। नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख। नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख। नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख, इन्हीं 5 को हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। मतलब जो दूसरे के बारे में क्या कहते हैं? ज्ञान कराते हैं। ठीक है, तो कहा जाए द्रव्य में क्या बोलेंगे? द्रव्य वह होते हैं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख को क्या कहा जाता है? ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। अब देखिए, होता है द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं उससे मेनली 3 कहते हैं, तो ठोस, द्रव, गैस। 2 और याद करिए, प्लाज्मा और स्पंज। 5 बोलेंगे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और स्पंज। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और स्पंज। तो ज्ञानेंद्रिय याद रखिएगा, नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, स्पंज। तो सबसे पहले हम आते हैं ठोस पर। ठोस क्या होते हैं? कहेंगे ऐसे द्रव्य जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उनको हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ऐसे द्रव्य जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठोस। जैसे ये चीज है, इसका आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है। मतलब जहाँ आयतन होता क्या है? मतलब जितना आसान कोई वस्तु हवा में जितना आसान गिरती है वो इसको आयतन कहलाता है। तो मार्को से चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, प्रत्येक जगह उतना ही आसान गिर रहा है और आकार भी इसका नहीं बदल रहा है। तो इसका मतलब ये मार्कर क्या है? ठोस है। तो ऐसे द्रव्य जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, ये सब क्या है? ठोस है। फिर आता है द्रव, लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कहेंगे ऐसे द्रव्य जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित है। जैसे पानी हो गया, तो आप उसे मग में रखिए, मग के आकार का, बाल्टी में रखिए, बाल्टी के आकार का, थाली में रखिए, थाली के आकार का। तो लेकिन अगर 1 लीटर पानी है तो चाहे जहाँ पर रखिए 1 लीटर तो रहेगा, आयतन तो वही है, लेकिन आकार क्या बदल रहा है? तो ऐसे द्रव्य जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम द्रव कहते हैं। दूध, तेल, पानी, ये सब क्या है? द्रव है। फिर तीसरी आती है किसकी? गैस की। गैस क्या होते हैं? तो ऐसे द्रव जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उन्हें गैस कहते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, तमाम गैस ऐसे हैं। ठीक है, फिर आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होते हैं? अब देखिए, जैसे हमने कहा आपको पनीर दे दिया, हमने कहा पनीर क्या है, या फिर हमने कह दिया कि अलकतरा क्या है, हमने कह दिया दही क्या है, ठीक है, राब क्या है। तो राब क्या पूर्णतः ठोस होता है? नहीं। क्या पूर्णतः द्रव होता है? नहीं। तो यानी कुल मिलाकर जैसे ठोस और द्रव अगर दोनों को आप मिला दीजिए तो एक तीसरी अवस्था बन जाती है। तो उसी तीसरी अवस्था का नाम दिया जाता है क्या? प्लाज्मा। कि ऐसे द्रव जो ना तो पूर्णतः ठोस होते हैं और ना ही पूर्णतः द्रव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। शहद हो गया, दही हो गया, ठीक है, अलकतरा हो गया, ये सब क्या है? प्लाज्मा है। मतलब कि ये ना तो पूर्णतः ठोस है ना ही पूर्णतः द्रव। तो आप मतलब ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा ठोस और द्रव के बीच की एक संयोजी कड़ी है। ठीक है, ठोस और द्रव के बीच की क्या है? एक संयोजी कड़ी है प्लाज्मा। फिर आते हैं जी स्पंज। अब स्पंज में देखिए, जैसे अभी हमने कहा एक एग्जांपल लेते हैं स्वकता का। अब इसको आप दबाइए, आकार बिगड़ गया, फिर आप बल हटा लीजिए, फिर पूर्वाकार में आ गया।
तो कक्षा 11 में आप लोग को जब हम पढ़ाएंगे एक इलास्टिसिटी का चैप्टर है प्रत्यास्थता, तो उसमें मतलब जितनी भी वस्तु इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है, उन्हीं का वो स्पंज की श्रेणी में आ जाती है। हमने कहा रबड़ हो गया, स्प्रिंग, रबड़ का दबाई दब जाता है, खींचो खींच जाता है, छोड़ो फिर पूर्वाकार में आ जाता है। ठीक है, तो यानी ऐसे द्रव्य जिनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है वो सारी की सारी किस में आते हैं, स्पंज में आते हैं। सोखता, रबड़, स्प्रिंग, ये सब क्या है, स्पंज। ठीक है, तो बच्चों इतना क्लियर हुआ। तो अब ऐसे ही इसमें अगला हम आता है कि जैसे हमने परिभाषा बताया कि ऐसे द्रव्य ना कि द्रव्य होते हैं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जिनको अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यही बन जाता है कि द्रव्य होते हैं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, तो सर द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग द्रव्यमान और अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, और देखते रहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर को। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले